और अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो कल के लेक्चर में हम लोग ने 2 टॉपिक देखे थे छोटे से। एक था वाटर इक्विवेलेंट और दूसरा क्या था, ट्रिपल पॉइंट। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज़ वाटर इक्विवेलेंट? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि रट्टा डेफिनेशन बोलो, आप जो समझ में आए अपनी आम ज़बान में भी बोल सकते हैं आप। तो देखो, वाटर इक्विवेलेंट मैं आपको याद दिला दूं। मेरे पास एक पर्टिकुलर मैटर है और मुझे क्या करना है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। कोई पर्टिकुलर रेंज ले लेते हैं। मान लो उस मैटर का टेम्परेचर पहले 10 डिग्री सेल्सियस था और अब मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। कहाँ तक लेके जाना है? 20 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। कहाँ से कहाँ? 10 से 20 पर ले जाना है। और मैं देख रहा कि मुझे उसका 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जाने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगी। एक्स बेटा वो बीच का ठीक कर दो, पड़ा वो बीच में गैप हो जा रहा है। राइट वाले थोड़ा खींचना आराम से, चलेगा। तो 10 से 20 तक बढ़ाने के लिए टेम्परेचर, मान लो मुझे एक्स जूल ऑफ हीट लगेगी। कितनी लगेगी? एक्स जूल ऑफ हीट लग रही है। अब मैं ये चाहता हूँ, ये जो पानी है मेरे पास, जो पानी है, मैं उसका भी टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ। और कहाँ से कहाँ तक? अगेन 10 से 20 तक। अब मेरी शर्त क्या है कि उतना ही हीट लगना चाहिए जितना उस मैटर को लगा था। तो बोले यार फिर तो पानी का क्या बदलना पड़ेगा? मास। आप अलग अलग मास का पानी लेकर देखते हैं और मुझे एक पर्टिकुलर मास मिलता है जिसको W से इंडिकेट करते हैं। जब पानी का वो मास लिया गया और मैंने देखा कि आप फिर से देखते हैं पानी का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। आप कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैं पानी का वो पर्टिकुलर मास लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसका टेम्परेचर मैंने 10 से 20 बढ़ाया और उतनी ही हीट लगी जितनी उस मैटर में लगी थी, तो अब मैं बोलूँगा ये जो तुमने पानी का मास लिए थे ना, ये पानी का मास, इसका क्या है? वाटर इक्विवेलेंट है। क्या है इसका? ये वाटर इक्विवेलेंट है ना। ये हम लोग ने कल देखे। साथ ही साथ हम लोग ने ट्रिपल पॉइंट का एक एग्जांपल पार्ट भी देखे थे। हम लोग ने देखे थे कि देखो भैया, जो आपका जो सॉलिड लिक्विड या अलग अलग गैसियस फेस में जो होता है, जो भी मैटर होता है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है बहुत कुछ आपके टेम्परेचर पे और साथ ही साथ प्रेशर पे। तो हम लोग ने कुछ कर्व्स देखे थे। एक सब्लिमेशन कर्व था, एक फ्यूजन कर्व था, एक वेपोराइजेशन कर्व था। ये कर्व के हर एक पॉइंट इंडिकेट ये करते थे कि किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे ये कौन से रूप में बदलेगा। कुछ अगर ऐसा देखा गया कि अगर प्रेशर लो है और टेम्परेचर वेरी करते हैं तो वो आप देखते हैं कि डायरेक्ट सॉलिड से वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है ना। वाटर भी होता है वो। कभी कभी ये देखा गया कि भैया टेम्परेचर जो है आपका थोड़ा सा क्या है, हाई है, सॉरी प्रेशर जो है आपका थोड़ा सा हाई है, और जब आप टेम्परेचर वेरी करते हैं तो आप देखते हैं पहले वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये सब जो कन्वर्जन होगा किस प्रेशर पे होगा, किस टेम्परेचर पे होगा, ये सब हम लोग ने एक ग्राफ की मदद से देखे थे, है ना। और उस ग्राफ में एक और पॉइंट हमको मिला था जिसको हमने O से इंडिकेट किए थे। उस पॉइंट O पे ये देखा गया कि सारे के सारे फेसेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसियस भी। जिस फेस पर यानी जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या फिर कहा जाएगा जिस पर्टिकुलर प्रेशर पे ये तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उसी को कहा गया था ट्रिपल पॉइंट। कोई बता सकता है कि वाटर के लिए वो वैल्यू क्या थी? देखकर बता दो। 0.01 डिग्री सेल्सियस, 001 कि 01 0.01 डिग्री सेल्सियस है ना। और प्रेशर कितना? नहीं, प्रेशर 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो ये हम लोग ने देखा था कि अगर आप इतना प्रेशर मेंटेन कर पाए तो भैया आपका काम जम जाएगा, है ना। अब चलो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, फाइंड द quantity of heat required to convert 40 gram of ice at -20 degrees Celsius into water at 20 degrees Celsius। ठीक है। और इसमें दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ आइस 0.336 इंटू 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर
किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, अच्छा, तो हमें किस मैटर के बारे में बात किया गया है? क्वेश्चन पढ़ी बताइए, किस मैटर के बारे में बात किया गया है? आइस के बारे में। आइस का मास कितना है? 40 ग्राम, है ना। पहले तो क्या फोकस करेंगे? मैटर्स पे, है ना। आइस का मास कितना है? 40 ग्राम। अच्छा, आइस का शुरुआती टेम्परेचर कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, आपको उस टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ ले जाना है? कहाँ से कहाँ ले जाना है? -20 से +20 तक लेके जाना है टेम्परेचर को, है ना। -20 से +20 तक टेम्परेचर को लेके जाना है। तो इस प्रोसेस में कितनी हीट लगेगी वो आपको पता लगाना है। आई बात समझ में? अब अच्छा ठीक है, मैं मान लिया। अब मैं बोलूँगा देखो मुझे क्या करना पड़ेगा। पहले तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी। आपको पहले आइस को -20 से 0 पे लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका स्टेट चेंज करना पड़ेगा, सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। जब वो सॉलिड से लिक्विड में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पानी बन जाएगा, तब भी टेम्परेचर क्या रहेगा? 0। बाद में उसको 0 से 20 तक लेके जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल हीट रिक्वायर्ड, कुल मिला के जो हीट लगेगी ये किसके बराबर होगी? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम आइस फ्रॉम -20 ना, -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा -20 से 0 तक, प्लस हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस। फिर बाद में जो हीट लगेगी वो काय के लिए लगेगी? आपको आइस का स्टेट चेंज करने के लिए, प्लस हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस वाटर, वो वाटर जो आइस था पहले, है ना, आइस वाटर, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं जो यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं। एक फॉर्मूला ये है डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, ये तब यूज होता है जब आपको टेम्परेचर बदलना है, और डेल्टा Q इज इक्वल टू MF, ये तब होता है यूज जब आपको क्या करना है? उसका स्टेट चेंज करना है। कैलोरीमीटर में बेसिकली ये 2 फॉर्मूले पे सब कुछ बेस्ड है। जब टेम्परेचर बदलना है तो जब सिर्फ टेम्परेचर बदलना है तो ये फॉर्मूला, जब स्टेट चेंज करना है तो ये फॉर्मूला, है ना। आई बात समझ में? और एक और बात याद रखना, जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे हीट देना पड़ेगी। जब लिक्विड से उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तब भी उसे हीट देना पड़ेगी, मगर जब वो अपने आप को गैसियस से लिक्विड फेस में लाएगा तो वो हीट को रिलीज करेगा, और जब वो लिक्विड से सॉलिड में लाएगा तो हीट को अगेन रिलीज करेगा। ये बात याद रखना है सारी चीज़ें। चलो ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो चलो लिखेंगे एक एक करके। तो मैं बोलूँगा मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस। अब यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, देखो यहाँ टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, तो इसीलिए यार फॉर्मूला लगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। तो मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, वाटर से आइस से वाटर में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। प्लस अब ये पानी बन चुका है, तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अच्छा, मास ऑफ आइस कितना है? 40 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना है? सॉरी 2100। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? कितने का टेम्परेचर बदलना है अपने को? -20 से 0, यानी 20 का टेम्परेचर बदलना है। ओके, प्लस मास ऑफ आइस अगेन कितना है? 40 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है आइस का? 0.336 इंटू 10⁶। चल, मास ऑफ वाटर कितना है आपको अगेन? अरे भाई वो जो बर्फ है वही तो पानी बन गया ना, तो वाटर तो कम, वाटर का मास अगेन 40 रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 4200 जूल पर किलोग्राम। इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है? उसका भी 20 से बढ़ाने का है। ओके, चलो करो कैलकुलेट, बताओ क्या आ रहा है आंसर।
एक एक टर्म को करो पूरे। पहला कितना आ रहा? 16,000 16840 है ना, 4 बार 0। ठीक है, दूसरा 134.4 10⁻⁶। अच्छा हाँ, दूसरा 16640। चेक कर लो सब, हाँ चेक करो। हम्म 326 4 टाइम्स ऑफ 0। अच्छा ठीक है, अगर मैं सबको किलो में कन्वर्ट कर दूँ तो, है ना, यानी कि 1680 किलो जूल प्लस 13440 किलो जूल प्लस 3260 किलो जूल, ये सब किलो में कन्वर्ट हो गए, है ना। 3 0 चुरा लिया मैंने उनके, अब 3 0 ले लिया, सीधा बैठ, 3 0 ले लिया तो वो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 0 ले लिया तो 1680 किलो जूल, है ना। यहाँ से भी 3 0 ले लिया मैंने तो 3260 किलो जूल। अब ये 6 है तो उसके अंदर से 3 0 ले लिया तो बचे 3 0, 1 2 3, तो ये हो गया 13440 किलो जूल। अब इनको ऐड करो, ये नंबरों को ऐड करो। थ्री 3360 हाँ चलो अब करो। किलो की ज़रूरत ही नहीं है, करो करो, आखिरी में बताता मैं। अगर आपका लिखना नहीं हुआ तो किलो मत लिखना, क्योंकि मास ग्राम में अपन ने किलोग्राम में डालना था उसको। नहीं करो, हो जाता है एडजस्ट। ये ग्राम का मैं यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा 10⁻⁻3 ब्रैकेट डाल के यहाँ लिख दूंगा 10⁻⁻3। और अगर लिख भी दिए किलो, अगर मान लो लिख दिए तुमने किलो, तो ये ऐसा लिख सकते हैं आप 10⁻⁻3 अगर किलो लिख दिए है तो। और अगर नहीं लिखे हैं तो के बिना के लिखो 1680 जूल 13440 जूल 3360 जूल। बस फाइनल आंसर बताओ, नंबर क्या रहा? वन 18480 जूल आना चाहिए आंसर, 18480, दिस शुड बी द आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या था, सिर्फ इतना सवाल किया गया था, आपने उसका टेम्परेचर बदले, फिर उसका स्टेट चेंज किए, फिर से इसका टेम्परेचर बदले। पहले -20 से 0 पे लाए, है ना, फिर उसका स्टेट चेंज किए, फिर 0 से 20 पे लेके गए। इस पूरे प्रोसेस में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट हुई आपने ये कैलकुलेट किया। आया समझ में? अब चलो अब आगे देखेंगे। अब कुछ प्रॉब्लम्स आगे के जो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से जुड़े हुए आएंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी टाइप का है, आप मुझे अभी के अभी करके बताएंगे। जान दो, उसको आपको होमवर्क के तौर पे डाल दूंगा। मैं दूसरा लेता हूँ, मेरे को होमवर्क ही देना था वो वाला, आखिरी में दिखा दूंगा मैं होमवर्क के तौर पे। अगला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। A copper block of mass 2.5 kilogram is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius.
and then placed on a large ice block. Full stop. What is the maximum amount of ice that can melt? What is the maximum amount of ice that can melt? Question mark. फिर इसके बाद specific heat capacity of copper is 0.39 joule per gram per degree Celsius. और फिर उसके बाद latent heat of fusion for water is 335 joule per gram. वो नहीं आ रहा आंसर, कितना रहा मेरा? 1840, एक है 1680 है, दूसरा 13440, अच्छा 440 400 हो गया। पहले कहाँ था? 1 2 3, ये 134.4 ही चाहा था, ये वाला। ये चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो एक बार, डेसिमल्स को चेक करो, कहीं ये 13 पॉइंट आएगा रे भाई, वो 13.44 इंटू 10⁻⁶ आएगा। मुझे बता सबसे पहले ये क्या आया? 13.4 आना चाहिए। डेसिमल देखो कितना आ रहा, कहाँ पर आ रहा? आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप 40 को 0.336 से मल्टीप्लाई करें तो 40 से छोटा नंबर आएगा, बड़ा थोड़ी आएगा। 0. ये बड़ा आ गया ना, तो ये आएगा आपका फिर जो है ये आएगा 13.44, और अगर ये 13.44 आ गया तो उसमें से एक 0 गायब हो जाएगा, और अब आप उसको ऐड करोगे तो बराबर फिर 18480 आएगा। बड़बड़ मत करो, ये हो गया दरकार नीचे का पूरा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। क्या हो गया साले? तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तुम्हारा लो स्कोरिंग का सबसे बड़ा एक आधा बोल सकता हूँ प्रॉब्लम ये है, लैक ऑफ फोकस। जो चल रहा है वो क्लास में, उसमें फोकस ही नहीं है, दुनिया भर की इधर उधर की बातें चल रही है। अगर प्रॉपर फोकस रहे तो ये सारी चीज़ें याद रहती है। इससे पहले आपको एक बात बताया था, मैं डॉक्टर शाह फैसल की एक स्टोरी सुनाया था मैंने आपको, IAS ऑफिसर है ना, 2 बार बंदा वो सिर्फ किताब पढ़ता और वो डॉट कॉमा पेज नंबर के साथ बता सकता कि कहाँ क्या लिखा हुआ, और उसका सबसे बड़ा उन्होंने रीज़न बताया था फोकस का, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ चालू है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन खड़ा है, तुम्हारा काम होना चाहिए कि गिवन क्वांटिटीज़ लिखो, ट्राई करो कि भाई कैसे आया है ना, ये कैसे कर सकते हैं है ना, मगर नहीं, वो तुमको तीसरी बात करना ज़रूरी है, जैसे कोई रेफरेंस नहीं, मतलब कोई काम ही नहीं तुम्हारे को, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, वो बातें करना ज़रूरी है। फिर बाद में सड़े से नंबर आते टेस्ट में, फिर वही अल्टीमेट चलते रहता तुम्हारा सिलसिला, फिर आखिर में नीट जेई में भी कुछ फाड़ नहीं पाते तुम है ना, फिर एक छोटा मोटा करियर चुन लेते। अब उसको बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो ब्लैक लिस्ट में है, देखो मालूम नहीं, शायद कुछ बच्चे हैं जो ब्लैक लिस्ट में आ चुके हैं, अगर वो सुधरे तो ठीक, नहीं तो उनको टर्मिनेट करेंगे क्लास से, बोले अपने एनवायरमेंट ख़राब नहीं करना है ना, तो ये कोई कॉलर रुचि करने वाली बात थी नहीं। और तुम लोग तो खास तौर से बेटा ध्यान रखो इस बात का, हाफिज हो तुम लोग है ना, एग्जाम्पल सेट करना है तुमको, पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना है, नेगेटिव नहीं। चलो देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 किलोग्राम। एक कॉपर का ब्लॉक है जिसका मास है 2.5 किलोग्राम, द मास ऑफ कॉपर ब्लॉक इज 2.5 किलोग्राम। चलो एक एक गिवन चीज़ लिख लेंगे। इज हीटेड फर्दर इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, और आपका इनिशियल टेम्परेचर जो है कॉपर ब्लॉक का वो है 500 डिग्री सेल्सियस, एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक, फिर उसे रखा गया है एक लार्ज आइस ब्लॉक पे। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन मेल्ट, तो चेंज इन टेम्परेचर कुछ बताया उसने, अगर मान लो पूरा का पूरी हीट दी उसने, अच्छा हाँ, डेल्टा टी ऑफ कॉपर ब्लॉक। मान लो अगर वो कॉपर ब्लॉक जिसका शुरुआती टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस था, वो अपनी पूरी की पूरी हीट दे देता है,
पूरी की पूरी हीट रिलीज कर देता है। मतलब 500 डिग्री सेल्सियस से वो किस टेम्परेचर पे आ गया, 0 पे। अब 500 डिग्री सेल्सियस से जब 0 पे आएगा तो हीट रिलीज करेगा ना वो, तो उसने पूरी की पूरी हीट दे डाला, तो वो कितना बर्फ को पिघला सकता है, ये पूछा गया है। तो टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा, 500 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन भी बोल सकते हैं आप, वो याद होगा, चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। और उसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस इट कैन मेल्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर क्या है, 0.39 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 0.39 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है, 335 जूल पर ग्राम, या फिर 335 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। ये समझ में आया क्या 10⁻³ क्यों आया तो वहाँ पे, हाँ 10⁻³ क्यों आया, क्योंकि ये ग्राम में दिया हुआ है। अब जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनता है, 10⁻³ बनता है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट, छोटे को बड़े में करें ना तो 10⁻³ बनेगा, मगर वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। ये डिनोमिनेटर में ना, जब उसको ऊपर लाएंगे तो वो +3 हो जाएगा, तो इसीलिए 10⁻³ आ गया। अच्छा चलो ठीक है, मान लिए ये तो सब कुछ गिवन क्वांटिटीज़ हो गई, वो जो आपको दिया गया है। अब हमको आगे क्या करना है, तो भैया हमें क्या है कि हम बोलेंगे देखो यहाँ हीट लॉस करने वाला कौन है, बोले कॉपर है। हीट देने वाला कौन है, कॉपर है। उसे एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, आइस। और पिघलने वाला कौन है, आइस। वो कब पिघलेगा, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ही ना। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर कि एज पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, एज पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, हीट लॉस्ट बाय कॉपर ब्लॉक इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस ब्लॉक। ठीक है, हीट लॉस्ट बाय कॉपर ब्लॉक क्या होगा, मास ऑफ कॉपर ब्लॉक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर ब्लॉक, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर ब्लॉक। हीट गेन्ड बाय आइस ब्लॉक क्या होगा, मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर या फिर आइस जिसको हम लोग कहेंगे। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो बर्फ़ है वो पानी में कन्वर्ट होने वाला है ना, बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट होने वाला है। तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगा, किसका लगेगा, आइस का, है ना। आइस बोलो वाटर बोलो एक ही बात होती है ना, फ्यूजन ऑफ आइस बोलो या फिर वाटर बोलो एक ही बात है। अच्छा ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम, तो हमको सारी वैल्यूज दी गई है। मास ऑफ कॉपर कितना है, 2.5 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना है, 0.39 इंटू 10⁻³। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर कितना है, 500। मास ऑफ आइस हमें तो कैलकुलेट करना है कि कितना आइस पिघलेगा। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दिया हुआ है, ये वाटर 335 इंटू 10⁻³। देखो ये कन्वर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वैसे भी ये कैंसिल हो गया है ना। अब आपको करना क्या है, मास ऑफ आइस इज इक्वल्स टू 25 इंटू 0.39 इंटू 500 अपॉन 335 है ना। अब अप्रॉक्सीमेशन में इसका आंसर निकलेगा। चलो देखो पहले ऊपर का कैलकुलेशन कितना आ रहा, पूरा मल्टीप्लिकेशन करो, बताओ क्या आ रहा। फाइव मल्टीप्लाई बाय 39 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या बोल रहे हैं, 2.5 है, सॉरी है ना। कितना रहा, 487.5 ये आ रहा ना, ठीक है ना, अपॉन 335। अगर ये नीट में क्वेश्चन आया होता, अगर ये नीट में क्वेश्चन आया होता तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता, है ना। मैं इससे रिलेटेड ऑप्शन देखता, इसे साफ देखकर पता चल रहा है कि आंसर 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 1 पॉइंट समथिंग है ना। तो मैं बोलूँगा अगर नीट में ऑप्शन होता तो मैं देखता ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1 पॉइंट समथिंग है ना। वैसे मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, दिस आंसर विल बी 1.455 किलोग्राम, 1.455 किलोग्राम, ये इसका आंसर है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका होगा आई थिंक, और लेफ्ट पोर्शन हो चुका है क्या। अगला क्वेश्चन
when 0.15 kilogram of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 0.30 kilogram of water at 50 degrees Celsius in a container, comma, the resulting temperature is 6.7 degrees Celsius. Calculate the heat of fusion of ice. Calculate the heat of fusion of ice. Specific heat capacity of water is equals to 4186 joule per kilogram per Kelvin. जी चलिए क्या क्या है देखो एक बार। आपके पास 0.15 किलोग्राम ऑफ आइस है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और बाद में आपका जो पानी के साथ उसने आपने उसको मिक्स किए जिसका पानी का मास है 0.30 किलोग्राम और पानी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। बाद में देखा कि आपने टेम्परेचर जो है दोनों का मिक्सचर का बढ़कर 6.7 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो बोल रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, तो बहुत कुछ तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें। जैसे मैं बोलूँगा सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको दिया गया है आइस का मास ऑफ आइस, वह है 0.15 किलोग्राम। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस वो कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर मास ऑफ वाटर, पानी का मास कितना है 0.30 किलोग्राम। मास ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर वो है 50 डिग्री सेल्सियस। बाद में पानी को मिक्स करने पे मिक्सचर का टेम्परेचर आया 6.7 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर गर्म कौन सी चीज़ है पानी, ठंडी कौन सी चीज़ है आइस। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो हीट कौन लूज़ करेगा वाटर, और गेन कौन करेगा आइस। तो हीट जो है आपका जो वाटर है वो हीट लूज़ कर रहा है और आइस क्या कर रहा है हीट गेन कर रहा है। अच्छा हीट गेन करके उसने किया क्या, पहले तो अपने आप को मेल्ट किया, बाद में जब मेल्ट हो गया होगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। बाद में उसने क्या करा, अपना टेम्परेचर बढ़ाया, बोला ना कहाँ तक बढ़ा दिया उसने 6.7 तक, है ना। तो मैं बोलूँगा हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय आइस फॉर मेल्टिंग, प्लस हीट गेन्ड बाय आइस वाटर टू रेज द टेम्परेचर अप टू 6.7 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हीट लॉस्ट बाय वाटर एट, पानी का वाटर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय आइस टू मेल्ट, प्लस नीचे प्लस करके लिख देता हूँ, जगह नहीं है, हीट गेन्ड बाय आइस वाटर, मतलब आइस वाटर बोलेंगे ये वो वाटर जो पहले आइस था, टू रेज टेम्परेचर अप टू 6.7 डिग्री सेल्सियस। अब हीट लॉस बाय वाटर, तो भैया मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। पहले टेम्परेचर ज़्यादा था उसका, बाद में वो मिक्सचर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट, मास ऑफ आइस, अगर वो मेल्ट कर रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर उसके बाद मास ऑफ आइस वाटर, अब वो पिघल गया, क्या बन गया पानी,
तो हमको ये बताना है कि ये कौन सा पानी है जो पहले बर्फ़ था। नहीं तो तुम ये वाला ले लोगे, MW लिखोगे तो ये वाला मास डाल दोगे। तो मास ऑफ आइस वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस वाटर। अब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर, क्योंकि अब आपका देखेंगे मिक्सचर का टेम्परेचर ज़्यादा है, आइस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, इसीलिए मैंने लिखा T मिक्स माइनस TIW। अच्छा ठीक है, चलो वैल्यू डालते हैं। मास ऑफ वाटर कितना है, पहले देखो सब CGS में क्या ऐसा है सब। चलो मास ऑफ वाटर कितना है, 0.30। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है, ये हुआ 4186। टेम्परेचर ऑफ वाटर पहले कितना था, 50 था पहले, माइनस 6.7, ठीक है। मास ऑफ आइस कितना था आपके पास, 0.15 किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ नहीं है क्या, चल जान तो आपने याद तो है वैल्यूज़ की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू क्या थी, 3.33 इंटू 10⁵, तो 3.33 इंटू 10⁵। देखो ऐसी जगह पे काम में आती वैल्यू, याद रहे तो। मास ऑफ आइस वाटर मतलब वही वाटर जो पहले आइस था, 0.15। अब वो पानी बन चुका तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4186। मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, 6.7। जब वो बर्फ़ पिघला होगा, पूरा पानी बना होगा, उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0, ठीक है। अरे अपने को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है, सॉरी उसकी वैल्यू निकालना था अपने को, वही तो कैलकुलेट करना। अब वही डाल दिया डायरेक्ट वैल्यू। खैर अब करो कैलकुलेट। नहीं वैसा नहीं, कभी कभार आंसर अलग आता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो सकती। करो सॉल्व। नवीन सॉल्व। रजिस्टर बंद करके क्यों रखा बेटा, इंजीनियरिंग वालों का ना ये 4-5 साल और करना पड़ता है चीज़, है ना, बल्कि इससे ज़्यादा लेवल पे करना पड़ता। तो तुम अगर अभी जी चुराएंगे ना तो बाद में फिर भूल जाओ, है ना। एक स्टूडेंट था भाई, मुझे मालूम था इसी था वो टाइम पास, ध्यान देना नहीं क्लास में। एडमिशन हो गया उसका, मौली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। एडमिशन होना मसला नहीं है, बेहतरीन बढ़िया कॉलेज है, वो हो भी गया उसका एडमिशन। मेरे प्रोफेसर उसके प्रिंसिपल है। फिर बाद में मैंने बोला यार तेरा हो गया एडमिशन, तो हाँ हो गया भाई, फुल गेटअप में, इन शर्ट पूरा, चश्मा लगा के ब्लैक वाला, वो ब्लूटूथ लगा हुआ कान पे, मैंने फुल फ्लैश पा। फर्स्ट ईयर आया एग्ज़ाम सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर बोले 3 से 4 बैग आ गए, फिर अगले सेमेस्टर में भी और 2-3 बैग आ गए। सेकंड ईयर में कदम रखा उसने किसी तरह से, और सेकंड ईयर के आगे वो बढ़ नहीं पाया। अब सेकंड ईयर के आगे बढ़ तो नहीं पाया वो, क्योंकि उसने ये टाइम जो चल रहा है अभी टाइम पास किया था और ध्यान दे नहीं रहा था। अब वो क्या चल रहा कॉलेज में समझ में ही नहीं आ रहा उसको। फिर मजबूरन उसे वो काम, कॉलेज की जो पढ़ाई है वो छोड़ना पड़ा और फिर एक दूसरे प्रोफेशन को ज्वाइन करना पड़ा, ऑटो चलाने की। तो कहाँ तुम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने गए थे और कहाँ अब एक ऑटो चलाने बैठ गया, है ना। तो भाई करना है क्या किसी को ऐसा कुछ, सेकंड नाम ऐड करना है क्या उसके अंदर लिस्ट में, नहीं ना। तो अभी ध्यान दे दो, कुछ चीज़ें शौक से नहीं, पसंद से नहीं, तो मजबूरी से करना पड़ती है। माना पढ़ाई करना आपका शौक़ नहीं है, हैं, पढ़ना आपका बिल्कुल शौक़ नहीं है, मगर ये एक मजबूरी है। जैसे पढ़ाना मेरा शौक़ नहीं है ना, मेरी मजबूरी है ना, क्योंकि मेरे को अर्न करना है। तो इस वजह से भैया मैं जितना हो सके उसमें बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं ताकि अच्छे से अर्न कर सकूँ। इसी वजह से भी आपको भी आगे लाइफ में अर्न करना है, तो अच्छे से पढ़ो ताकि आप बेस्ट लेवल पे अर्न कर सकें। पहले बताओ ये लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन कितना रहा, और करेक्ट बताना भैया। 0.30 मल्टीप्लाई बाय 4186 मल्टीप्लाई बाय 50.-6.7 कितना रहा। कम ऑन, फाइव 4 3 7 6.14 इतना ही, डेसिमल वेसिमल कुछ भी नहीं ना, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो एज इट इज़ रखेंगे हम लोग, 0.15 मल्टीप्लाई बाय LF। अब इससे मल्टीप्लाई करो,
542 0.93। ठीक, अब ऐसा है कि 0.15 मल्टीप्लाई बाय LF 54376.14 माइनस 4206.92 करो माइनस, और बाद में 0.15 से डिवाइड करो। कितना? वेल आंसर बता देता हूँ मैं आपको, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, वही हो। स्टैंडर्ड वैल्यू के पास ही थे ना वो, 3.33 था ना स्टैंडर्ड वैल्यू, ये 3.34 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव ग्राम ऑफ वाटर एट 30 degrees Celsius and 5 gram of ice at minus 20 degrees Celsius are mixed together in a calorimeter, Find the final temperature. Find the final temperature of mixture. Find the final temperature of mixture water equivalent of calorimeter is negligible, comma, specific heat of ice is equals to 0.5 calories per gram per degree Celsius. And latent heat of ice equals to 80 calories per gram. 80 calories per gram. Latent heat of ice is equals to 80 per gram. इधर का हो गया लेफ्ट साइड का, नीचे का पूरा। पहले आप सोचो उसको एक बार कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, एक बार थोड़ी देर के लिए आप अपना दिमाग लगा के सोचो। 5 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो मास है आपको दिया गया है 5 ग्राम। ठीक है, एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ वाटर आपको दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। 5 ग्राम ऑफ आइस, मास ऑफ आइस वो है अगेन 5 ग्राम, और टेम्परेचर ऑफ आइस ये कितना है -20 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद आपको कैलोरीमीटर यानी वो जो वेसल है उसका वाटर इक्विवेलेंट निगलेक्ट करना, मतलब सिंपल सी बात ये बोलेंगे, वेसल जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसे निगलेक्ट करो, सिर्फ पानी और आइस में आपको खेल करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरीज पर ग्राम। अब जब इसमें ब्लू इंक डाल दो,
अब आपने नोटिस किया होगा कि सब कुछ सीजीएस सिस्टम है, सब कुछ यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है भाई, हम ये बात को ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पर किसको किसको मिक्स किया गया, तो पानी को और बर्फ़ को, पानी को और बर्फ़ को। पानी का मास कितना है 5 ग्राम, बर्फ़ का मास कितना है वो भी 5 ग्राम है। अच्छा, गर्म कौन होगा यहाँ पर, तो ऑफकोर्स वाटर, और कोल्ड कौन सा होगा, आइस। तो वाटर क्या करेगा, अपनी हीट को लूज़ करेगा, और आइस को क्या करेगा, आइस उसको क्या करेगा, गेन करेगा। अगर मान लो पानी जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसने पूरी हीट लूज़ कर दिया, यानी पूरा टेम्परेचर 30 से कहाँ ला लिया उसने, 0 पे ला लिया, तो हम पहले वो नोटिस करेंगे कि अगर वाटर ने कंप्लीटली हीट लूज़ किया तो उसका कितना लॉस होगा इसके अंदर। तो मैं बोलूँगा पहले हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर, तो डेल्टा क्यू और सफिक्स में लॉस दे देता हूँ, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर आपको 5 ग्राम दिया हुआ है। अब सब सीजीएस में है, तो वाटर का सीजीएस सिस्टम में आपको मालूम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, 1 कैलोरी, है ना, ये याद रखना 1 कैलोरी होता है ना, 1 कैलोरी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम है। अब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर कितना है वाटर का, पहले 30 है, वो कहाँ तक जाएगा 0, तो 30 माइनस 0 कितना हो जाएगा 30, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा 150 कैलोरी। मतलब जब आपका जो पानी है ना, वो अपनी हीट लूज़ करेगा तो कुल मिला के कितनी हीट लूज़ करेगा, 150 कैलोरी हीट लूज़ करेगा। चलो भाई मान लिया। अब आगे आपका बर्फ़ कितना है, वो 5 ग्राम का है, और उसको क्या करना है, पिघलाना है आपको, पिघलाना ही है ना उसको, उसका टेम्परेचर था पहले, नहीं पहले उसको टेम्परेचर बढ़ाना है। पहले उसका टेम्परेचर कितना था -20, तो जो बर्फ़ है, जो आइस है, इट वॉज ऑलरेडी एट -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, उसके टेम्परेचर को -20 से 0 पे लाना पड़ेगा, है ना। तो मैं बोलूँगा हीट गेन्ड बाय आइस टू इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस कितनी हीट गेन करेगा अपना टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। तो मैं लिखूंगा मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस। मास ऑफ आइस कितना है 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितने का चेंज करना है 20 का, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 50 कैलोरी है ना, तो ये हो जाएगा 50 कैलोरीज। तो देखो भैया, अब आपने क्या देखा कि ये वाटर कितनी हीट लूज करने वाला है, पूरी, अगर पूरा का पूरा हीट उसने लूज कर दिया, पूरा खाली हो गया, पूरा कंगाल हो गया वाटर, तो कितना कर देगा 150 कैलोरीज, है कि नहीं। उसमें से 50 कैलोरी काय के लिए यूज हो जा रही, सिर्फ पानी का, सॉरी बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब बचे कितने, अब कितना बचा 100 कैलोरीज बची। अब वो 100 कैलोरी काय के लिए इस्तेमाल होंगी, फिर बर्फ को पिघलाने के लिए। अब हम ये चेक करेंगे कि उस 100 कैलोरी में कितना बर्फ पिघलेगा, पहले ये चेक करेंगे कि 100 कैलोरी में कितना बर्फ पिघलेगा। तो मैं बोलूँगा रिमेनिंग 100 कैलोरी ऑफ हीट लॉस्ट बाय वाटर will be used to melt the ice। ठीक है, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, तो डेल्टा क्यू रिमेनिंग, यानी बची हुई हीट वो क्या कर रही है, मास आइस को पिघला रही है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस वो कितनी बची है, तो बोले 100 कैलोरीज। मास ऑफ आइस कितना है, बोले वो है 5 ग्राम्स, नहीं मास ऑफ आइस पूछा है वो, सॉरी कितना पिघलेगा वो देखना है हमको। मास ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दिया हुआ है आपको 80 कैलोरीज। अच्छा ठीक है, तो मैं बोलूँगा ओके 100 अपॉन 80, ये कितना हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1.25 ग्राम, है ना। अच्छा एक बात बता मुझे, कितना बर्फ पिघला 1.25 ग्राम, पूरा बर्फ कितना है 5 ग्राम। अब मुझे एक बात बता, पूरा बर्फ पिघल पाया क्या, नहीं, वाटर ने अपना पूरा खाली कर दिया, वाटर ने अपनी पूरी हीट दे डाला। उसमें से हीट पहले काय के लिए इस्तेमाल हुई, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आइस के, बची कुछ हीट काय के लिए इस्तेमाल हुई, आपने मेल्ट करने के लिए,
फिर भी पूरा बर्फ पिघल नहीं पाया। इसका मतलब क्या, अब कंटेनर में थोड़ा सा बर्फ और थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, और जब बर्फ और पानी एक साथ होंगे वहां पर तो टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। याद है थर्मल इक्विलिब्रियम, जब तक पूरा बर्फ पिघलता नहीं तब तक 0 के ऊपर बढ़ता नहीं टेम्परेचर। तो पूरा बर्फ पिघल पाया क्या, नहीं, तो इसीलिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आए बस में, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस एंटायर आइस वॉज नॉट मेल्ट, हेंस टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें एक सवाल ऐड कर डालूं, अब जरा बताओ कितना बर्फ बच गया और कितना पानी रह गया कंटेनर में, तो कितना, क्या आएगा इसका आंसर, कितना बर्फ है और कितना पानी है इस कंटेनर में। 3.75 ग्राम्स बर्फ है, अरे 5 ग्राम में से 1.25 ग्राम गया ना, तो बचा कितना, 3.75 ग्राम्स उसमें बर्फ है, और पानी कितना है 6.25 ग्राम। पानी ऑलरेडी पहले कितना था 5 ग्राम, उसमें से 1.25 ग्राम बर्फ जो है वो काय में बदल गया, पानी में बदल गया। क्योंकि ये भी सवाल आते हैं कि कंटेनर में कितना वाटर रह गया, कितना आइस रह गया, है ना, वो भी सवाल पूछा जाता है। ये मिक्सचर में क्या क्या मास है, मिक्सचर का मास बताओ। ये क्वेश्चन हो चुका है सभी के, लिखना। In a container of negligible mass, 30 gram of steam at 100 degrees Celsius is added to 200 gram of water that has temperature of 40 degrees Celsius. Temperature of 40 degrees Celsius. If no heat, ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इस ट्राई करना सो सॉल्व करने के लिए। Loss to surrounding. If no heat is lost to surrounding, what is the final temperature of the system? What is the final temperature of the system? What is the final temperature of the system? Question mark. Also find masses, या मास बोलना चाहिए, ऑफ स्टीम एंड वाटर इफ इन इक्विलिब्रियम। latent heat of vaporization 539 calories per gram. Specific heat capacity of water 1 calorie per gram per degree Celsius. 1 calorie per gram per degree Celsius. ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर से करना पड़ेगा। पिछली बार गर्म चीज़ कौन सी थी, वाटर था, विच वॉज द हॉटर वन, वाटर, एंड व्हाट वाज द कोल्ड वन, आइस. सो द वाटर लॉस द heat and ice gain that heat. In this question, which is the hotter one, steam, and which is the cold one, water. So steam will lose the heat and water will gain that heat. है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो आपका जो स्टीम लूज करेगा हीट, वो पहले क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा वाटर का, है ना, वो टेम्परेचर बढ़ाएगा वाटर का, और वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ाएगा, कितना है पहले 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस. फिर बाद में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो स्टीम की जो बची कुची हीट है वो काय के लिए इस्तेमाल होगी, उसका इवेपोरेशन करने के लिए, है कि नहीं. अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आप हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो अगर ये देखेंगे हीट कितनी लूज करेगा, है ना, आपका स्टीम अगर पूरी का पूरा कंगाल हो जाए तो कितनी हीट दे सकता है वो, है ना, पूरा 100 जितना है स्टीम का क्या टेम्परेचर है,
100 पर ही है। मतलब मान लो कि आपका जो स्टीम है पूरा वो कंडेंस हो जाए, मान लो अब 100 पर है तो वो कैसे लूज़ करेगा, कंडेंस होकर। अगर पूरी की पूरी स्टीम कंडेंस हो जाए, उसने पूरी की पूरी हीट अपनी दे दिया, तो कितनी हीट लूज़ कर सकता है, पहले वो चेक करेंगे। चलो करो ट्राई, लिखो पूरा, जैसे पूरा गिवन लिखा था ये आप करो, बताओ मुझे, ट्राई करके बताओ। पैटर्न वही है, पूरा पूरा पैटर्न वही है। उसको देख देख के मत करो, पहले क्या करो, लिखो गिवन क्वांटिटीज। मास ऑफ स्टीम कितना लिखो, टेम्परेचर ऑफ स्टीम क्या है वो लिखो, फिर उसके बाद मास ऑफ वाटर लिखो, टेम्परेचर ऑफ वाटर लिखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सब लिखो, है ना। इफ स्टीम लूजेज इट्स कंप्लीट हीट इन चेंजिंग इटसेल्फ, देखते हैं। तो मास ऑफ स्टीम आपको जो दिया गया है दैट इज 30 ग्राम्स। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्टीम आपको जो दिया गया है वट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मास ऑफ वाटर जो आपने ऐड किया उसमें वो है 200 ग्राम, और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो आपने देखा वो है आपका 40 डिग्री सेल्सियस। आपको पता लगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है 539 या 540 अच्छा था ना, कैलकुलेट 39 करा कैलोरीज पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सब सीजीएस में है ना, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय स्टीम, हीट lost by steam, delta QHS, mass of steam, latent heat of vaporization। mass of steam कितना है 30 ग्राम, latent heat of vaporization कितना है 539। ज़रा कैलकुलेशन बताइए कितना आएगा। मतलब 21021 नहीं रे, देख लो एक बार फिर से कैलकुलेट कर देखो। हाँ 16170 चेक करो, 16170 कैलोरीज, मतलब वो इतना दे सकता है, इसकी क्षमता ये है देने की, है ना। 16170 कैलोरीज वो दे सकता है। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। अब ऐसा है कि अब हीट आपको कितनी लगेगी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मैं बोलूँगा हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम कितना, कहाँ से कहाँ तक 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इज डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड, या जस्ट डेल्टा Q1 डाल देता हूँ मैं इसको, डेल्टा Q1। तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना है ये 1, और 40 से 100 यानी कि 60, तो 6 2 12
12,000 कैलोरीज। अब 16,000 में से 12,000 तो ये खा जाएगा, है ना, और बची कितनी, 4,170 कैलोरीज बची है ना। रिमेनिंग कितनी है, तो मैं यहाँ साइड में लिख के देता हूँ, डेल्टा क्यू रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 4170 कैलोरीज। ठीक है, अब थोड़ा सा आप एक थोड़ा देर ओरली करके सोचो, अगर मुझे 1 ग्राम के वाटर को वेपोराइज करना है, ओरली देखो आगे का, ओरली सोचो आप, 1 ग्राम के वाटर को वेपोराइज करना है तो कितनी हीट लगती है आपको, 540 कैलोरीज। 1 ग्राम के पानी को करने के लिए कितनी लगती है, 540 कैलोरीज। अब यहाँ पानी कितना है, 200 ग्राम है, बहुत ज़्यादा है उससे, तो तुमको उसके लिए कितनी हीट लगेगी पूरा अगर वेपोराइज करना है। तो क्या आपको ये चेक करना है कि वो जो हीट का रिक्वायरमेंट है वो इससे ज़्यादा आएगा, बचा कुचा माल है उससे ज़्यादा आएगा या उससे कम आएगा, वो भी देख लेते हैं, कैलकुलेट करिए तो देख लेंगे। देखो, फिर मैं बोलूँगा आगे, ठीक है ये इतनी हीट मेरे पास बची हुई है, फिर मैं बोलूँगा हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज, heat required to vaporize complete amount of water, heat required to vaporize complete amount of water, पूरे वाटर को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट लगेगी। तो मान लो उसको मैं डेल्टा Q2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मास ऑफ वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय कितना है वो 539, जरा बताओ कितना रहे, वन 07800 कैलोरीज। अब मुझे एक बात बताओ, जो ज़रूरत है वो कितनी है, 107,800, बचा कितना हमारे पास 4170 कैलोरीज। तो पूरा पानी इवेपोरेट हो सकता क्या, पूरा पानी इवेपोरेट हो सकता क्या, नहीं हो सकता, है कि। मान लो तुम भाई बाहर गए खाना खाने एंजॉय करने के लिए, है ना, तुम बोले होटल में जाएंगे, बोले पहले खाना खाएंगे बाद में जाके बेहतरीन सा फालूदा ये सब पियेंगे अपन, बोले, है कि भाई तुम्हारे जेब में थे 150 रुपये, तुम्हारे जेब में थे 150 रुपये। अब तुम क्या गए भाई, चलो गए वहाँ पर खाना खाए, तो खाना खाने के लिए तुमको लग गए 140 रुपये, खाना खाने के लिए लग गया तुमको 140 रुपये, हो गया, खाना तो हो गया, पेट भर के काम हो गया। बाद में तुम फालूदा पीने गए, बोले हाफ कितने का आता, 20 रुपये का, तुमने जेब में हाथ डाले तो कितने का, 10 रुपये। तुम ये तो बोल नहीं सकते 1/4 दे दो, हाफ इंच 20 रुपये का आता, तुम बोले कहाँ से उठ के आ रहे थे कंगाल, 1/4 मांग रहा। तो भैया अब मजबूरन तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, आप ले नहीं सकते ना वो अमाउंट, तो बस वैसे ही खेल यहाँ हो जा रहा। अब आप क्या बोल रहे हैं कि भाई ठीक है आपने पहले खर्च कर दिए 1200 कैलोरीज काय में, टेम्परेचर बढ़ाने में, आपके पास बचा कुचा माल कितना है एनर्जी का, 4170 कैलोरीज। अब भाई मुझे एक बात बताओ, फिर मैं कहूँगा कि अब वो आपको जो पूरा पानी जो पहले 40 से 100 पर लाया टेम्परेचर आपने, अब उसको अगर पूरा वेपोराइज करना है तो भैया 10780 कैलोरीज है, तो पूरा पानी तो वेपोरेट नहीं हो सकता, थोड़ा सा ही होगा, है ना। तो मैं बोलूँगा सिंस delta Q2 is greater than delta Q remaining, complete water cannot be vaporized, complete water cannot be vaporized, है ना। अब माना कि complete water vaporize नहीं है, हो पाएगा, थोड़ा सा पानी वेपोराइज हो जाएगा। अब देखो यहीं पर आ गया आपका आंसर, अगर थोड़ा सा ही पानी वेपोराइज होगा इसका मतलब कंटेनर में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा स्टीम रहेगा। अगर किसी कंटेनर में थोड़ा सा पानी तो थोड़ा सा स्टीम रहता है, यानी दोनों मिक्सचर में रहते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा हैंस देयरफॉर, तो द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो कि आपका वाटर है वो जो कि सिस्टम है, इट इज़ इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने वो चीज़ भी सवाल पूछ लिया, मास भी। अब कितना पानी का मास है और कितना स्टीम का मास है, मैं बोलूँगा कितना बचा 4170, मैं ये चेक करूँगा इतने में कितना पानी इवेपोरेट हो सकता है ना। तो मैं बोलूँगा द मास ऑफ वाटर दैट कैन इवेपोरेट या वेपोराइज इन रिमेनिंग हीट इज डेल्टा क्यू रिमेनिंग इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर लेटेंट हीट ऑफ, मास ऑफ वाटर डैश करना पड़ेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वो मास ऑफ वाटर ये दूसरा है ना, वो वाटर का मास है जो वेपोराइज हो रहा है, तो निकालना है मुझे।
तो ये कितना है 4170, मास ऑफ वाटर डैश, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है अपना 539। तो मास ऑफ वाटर डैश 4170 539, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, अब ये 4170 अपॉन 539, अब ये मुझे बताओ कितना आ रहा है आंसर। ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर। तो ये आने वाला है कितना आ रहा 7.71 आ गया ना, इतना आ गया, ठीक है। तो 7.71 ग्राम। तो ये जो वाटर है, इतना जो वाटर है वो काय में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ मास ऑफ वाटर कितना है। फिर ये यहाँ ले लेता हूँ मैं, इस साइड लिख लेता हूँ। तो अब मास ऑफ वाटर बचा कितना। तो भैया देखो पहले कितना था वाटर का मास, 200 ग्राम था, उसमें से तो 7.71 ग्राम क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। ये आंसर सही है ना। उसमें से 7.71 ग्राम क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो अब बचा कितना, 200 ग्राम में से 7.71 इवेपोरेट हो गया। बताओ कितना आ रहा है इसका, 192 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। कितना आ रहा, 192.29 ग्राम। अच्छा ठीक है, अब इतना इवेपोरेट हो चुका है और वो क्या मतलब ये इतना मास इवेपोरेट हो गया और वो क्या बन गया, स्टीम बन गया। अब मास ऑफ स्टीम कितना होगा फिर, बोले स्टीम का मास पहले कितना था 30 ग्राम, उसमें इतना ऐड हो गया 7.71 ग्राम, यानी ये कितना हो जाएगा 37.71 ग्राम। 37.71 ग्राम आया समझ में। तो कितना उसमें वेपोराइज हुआ, कितना उसमें क्या कितना पानी का मास रह गया, कितना स्टीम का मास रह गया, ये सब अपन ने कैलकुलेट कर लिया। लंबा प्रोसीजर है, देख लो। पेन दे ब्लैक। Next question. One kilogram of ice at, इधर ध्यान दे रहे, 0 degree Celsius is mixed with 1 kilogram of steam at 100 degrees Celsius. What will be the composition? What will be the composition of the system when thermal equilibrium is reached? When thermal equilibrium is reached. Question mark. Latent heat of fusion is equals to 3.36 into 10 raised to power 5 joule per kilogram, or latent heat of vaporization is 2.26 into 10 raised to power 6 जूल पर किलोग्राम। 2.26 इंटू 10 टू पावर 6 जूल पर किलोग्राम। अब देखो क्वेश्चन में खुद बोला कि थर्मल इक्विलिब्रियम में वो रीच होंगे कभी ना कभी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मिक्सचर जो है वो पूरी तरह से इवेपोरेट नहीं होगा। मतलब क्या है, आप स्टीम ऐड किया आपने,
स्टीम जो अपनी पूरी हीट देगा। पहले तो बर्फ़ को पिघलाएगा, पिघला के वो उसको पूरा पानी बनाएगा, फिर उसके टेम्परेचर को 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। मगर हम ये देखेंगे कि पूरा पानी इवेपोरेट नहीं कर पाता वो। अगर ये बात याद रखो, अगर सेम अमाउंट ऑफ स्टीम और सेम अमाउंट ऑफ आइस है तो पूरा का पूरा वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा आइस पिघलेगा, फिर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा और थोड़ा सा वो वेपोराइज होगा। अब अगर थोड़ा सा वेपोराइज होगा तो अब उसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा मिक्सचर में और थोड़ा सा स्टीम। तो बिल्कुल पहले की तरह अब इस बार चेक नहीं करना है, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ कि ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा। जैसे चेक किए थे ना अपने, बचा कितना लगेगा, है ना। अब हमने देखा कि जो लागत है वो ज़्यादा है और वो रिमेनिंग है जो वो क्या है, कम है। तो अब वो चेक नहीं करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट ये चीज़ को आपको करना है। चलो ट्राई करो। और ये इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का एक मॉड्यूल में भी है, बस किलोग्राम की जगह ग्राम है उसमें। चलो ट्राई करो। अस्तगफिरुल्लाह। जब 1 किलोग्राम ऑफ हीट पूरी कंडेंस होगी तो कितना हीट रिलीज करेगा वो देखो सबसे पहले। और आप जब उसको पिघला कर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले पिघलाएंगे फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उस प्रोसेस में कितनी हीट जाएगी। देखो सबसे पहले heat lost by steam in complete condensation, in complete condensation। अगर पूरी तरह से कंडेंसेशन हो गया स्टीम का तो उसमें कितनी हीट की लॉस होगा। डेल्टा Q1 इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मास ऑफ स्टीम कितना है 1 किलोग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है 2.26 इंटू 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। 2.26 इंटू 10⁻6 जूल नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 1 किलोग्राम ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kilogram of steam at
100 डिग्री सेल्सियस. व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द स्टीम व्हेन थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू वही दिया हुआ है 1 किलोग्राम. हो जाएगा 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर किलोग्राम. ओके, ये कंप्लीट हीट लॉस्ट जो है वो. हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस एंड रेज इट्स टेम्परेचर from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Heat required to melt the ice and raise its temperature from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. अभी लिखो मत उसको, यहाँ पे देख लेते एक बार. तो mass of ice, latent heat of fusion plus mass of ice water, specific heat capacity of water, change in temperature of ice water. mass of ice कितना था पहले 1 किलोग्राम. latent heat of fusion कितना है 3.36 इंटू 10⁵ प्लस मास ऑफ आइस वाटर कितना है आपको दिया 1 किलोग्राम. और इसका आता है 4200 और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर 100 यानी 4.2 इंटू 10⁵. 3.36 इंटू 10⁵ प्लस 4.2 इंटू 10⁵. ये हो जाएगा ये 7.56 इंटू 10⁵ जूल. ओके, यानी 0.756. तो ये इसमें लॉस हो जाएगा इतने का. तो इस प्रोसेस में इतने का लॉस हो जाएगा. फिर बचेगा कितना डेल्टा क्यू रिमेनिंग विल बी 2.26 इंटू 10⁶ माइनस 0.756 इंटू 10⁶ जूल. यार ये SI सिस्टम में भारी जा रहा है. CGS सिस्टम में ये आसान हो जाता, वो भी देखेंगे. करो तो 2.26 माइनस 0.756. 2.26 माइनस 0.756 कितना हो रहा देखो. तो ये अगर आपने इसे पूरी हीट दे दिया तो इतनी, और फिर बाद में ये कन्वर्जन के लिए कितनी हीट लेगा 7.56. 1.504 इंटू 10⁶ जूल इतनी बची है इसके पास. और ये बची हुई वो आपको वेपोराइज करने के लिए इस्तेमाल करेगा मास ऑफ आइस वाटर को. मतलब उसके पास तो ज़्यादा है ना. 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम. स्टीम कंडेंस हो गई, पानी में कन्वर्ट हो गई. और मास ऑफ स्टीम मास ऑफ वाटर कितना रहेगा. इतनी हीट इसको कहाँ से मिली होंगी, स्टीम से मिली होगी. तो ये स्टीम ने इसको दिया तो इतनी हीट दिया, और जब वो हीट देगा तो स्टीम कैसा देगा. लॉस्ट स्टीम 5-6 स्टीम हीट ऑफ वेपोराइजेशन 5. अभी लिखना मत उसको. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 2.5. 7.56 कैलकुलेटर्स देख. 7.56 डिवाइडेड बाय 22.6
इसके बाद लाया नहीं, हाँ देखा ना, 7.56 डिवाइडेड बाई 22.6 डिवाइडेड बाई 22.6 0.334 किलोग्राम इतना स्टीम उसमें कंडेंस हुआ। यानी कि आपका मास ऑफ वाटर क्या होगा फिर, पानी का मास जो होगा वो होगा मास ऑफ वाटर जो पहले से था, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ स्टीम डैश, तो वो कितना था 1 प्लस 0.334 किलोग्राम यानी 1.334 किलोग्राम। और मास ऑफ स्टीम अब कितना होगा, पुरानी जो मास ऑफ स्टीम था उसमें से मास ऑफ स्टीम गायब हो गया, तो 1 में से 0.334, 1 माइनस 0.334 देखो, सिक्स किलोग्राम, 666.7 ग्राम, 1333 या 1333 ग्राम, सही है, ये भी तो सही है। बट एक बार थोड़ा सा मेरे को डाउट जा रहा है इसके मेथड पे। सबसे पहले पार्ट में आपने देखा कि स्टीम कितना कैपेबल है, वो पूरी अगर अपनी हीट खो दे तो इतनी हीट वो खो सकता है, खोएगा ये ज़रूरी नहीं, खो सकता है ना, इतनी हीट वो दे सकता है अपने पास से, अगर पूरी देना चाहे तो वो इतनी हीट दे सकता है। पानी को, बर्फ़ को पहले पिघला कर फिर पानी में कन्वर्ट करके उसका टेम्परेचर 100 तक बढ़ाने के लिए ज़रूरत कितने की है, 7.56 इंटू 10⁵ जो इतनी वो हीट लेगा। अब वो हीट लेगा तो कहाँ से लेगा, स्टीम से लेगा, हीट की ज़रूरत है ना उसको, तो वो कहाँ से लेगा, ये इतनी जो हीट बताया मैंने आपको, इतनी इसको क्या है ज़रूरत है, ये हीट गेंड है। अगर ये हीट गेंड है तो कहीं ना कहीं से हीट क्या हुई होगी, लॉस हुई हो। किसने हीट लॉस किया होगा, स्टीम ने। अच्छा, हीट स्टीम जब भी हीट लूज़ करेगा तो एक तो वो अपना टेम्परेचर कम करेगा या स्टेट चेंज करेगा। टेम्परेचर ऑलरेडी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम का टेम्परेचर इससे नीचे नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा फिर अपना स्टेट चेंज करेगा। तो मैंने क्या लिखा, हीट लॉस्ट बाय स्टीम, इतनी की ये हीट गेन बाय वाटर है, और ये क्या है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम है। ये समझ रहा है आपको, फिर से बता दूंगा, ये हीट लॉस्ट बाय स्टीम कि भैया इतना इसकी ज़रूरत है, इतना लगेगा, तो ये कौन देगा, स्टीम देगा। कैसे देगा, अपना रूप बदल कर। तो बोले कैसे रूप बदलेगा, वो जो आपका पहले गैसियस फॉर्म में था अब वो खुद अपने आप को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और हीट को रिलीज करेगा। याद है ना, अपन शुरू में पढ़े थे। तो अच्छा, कितना मास है स्टीम का जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कितना मास है स्टीम का, अगर इतनी हीट रिलीज कर रहा है वो, तो इतनी हीट रिलीज करने में कितना मास है जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो बोले एम एस डैश करके मैंने नाम दे दिया। अच्छा ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है, वो 2.26 है ना। जब भी वो कोई स्टीम अपने आप को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो हर 1 किलो पे कितनी हीट जनरेट करता है वो, 2.26 इंटू 10⁶। तो मैंने लिख दिया 2.26 इंटू 10⁶। अब मैं बोलूँगा ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के बाद पता ये चला कि 0.334 किलोग्राम, मतलब इतना स्टीम जो है अब काहे में कन्वर्ट हो चुका है, वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। जब इतना स्टीम अपने आप को वाटर में कन्वर्ट करेगा तो वो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, और वही हीट इसने एब्जॉर्ब किया था। तो अब मुझे बताओ अब क्या बचा, फिर पानी का मास पहले कितना था 1 किलो, उसमें मिक्स करने पे आपने क्या देखा, स्टीम काहे में कन्वर्ट हुआ, वाटर में, और उसने क्या दिया फिर आपको, और थोड़ा सा पानी बना दिया अपने आप को, और फिर ये मास इसमें ऐड कर दिया। मैं बोलूँगा अब जो नया मास है वाटर का कितना है, बोले पहले से 1 किलो था, स्टीम ने भी अपने आप को क्या में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब कुल मिला के मास कितना हो गया, 1.334 किलोग्राम। ये हो गया नया पानी का मास। अच्छा, स्टीम का मास कितना बचा, तो बोले वो बचा हुआ है पहले कितना था स्टीम का मास 1 किलो, उसमें से इतना गायब हो गया ना, पानी में कन्वर्ट हो गया, तो 1 माइनस 0.334 जो कि हो जाएगा 0.666 किलोग्राम, है ना। इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा। पिछले वाला भी हमको चेक करना पड़ेगा, वो मैं कल देखूंगा पिछला वाला, अभी का लिख लो, ये पिछला वाला शायद गलत हुआ है ना, लिख लो अभी का, ये सही है, क्योंकि मेरा आंसर मैच, अभी जो आंसर आया था और मेरे बुक में जो आंसर मैच नहीं हुआ पिछले क्वेश्चन में, तो अपन वो देखेंगे, कल देखेंगे वो, मगर अभी का आप ये नोट कर लो। देखो भैया, ये जो एक पार्ट है इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा घुमाता है, कैलोरीमेट्री। तुम्हारे जितने भी भाई बहन होंगे उनसे पूछना कौन सा है जो सबसे ज़्यादा घुमाता है, वही बोलते हो थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर में कैलोरीमेट्री, है ना। तेरे भाई ने बोला होगा कैलोरीमेट्री,
हर बार वो आता है कि इसमें वो कंफ्यूज होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें।